आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज धरती धन अपना उपन्यास लेकर प्रस्तुत हुई है। इसका परिचय हम सारांश के रूप में जानेंगे। यह उपन्यास इस उपन्यास के उपन्यासकार जगदीश चंद्र हैं। ये यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इसका सारांश थोड़ा सा जान लेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, वो करेंगे जल्दी। चलिए हम बताते हैं। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेबाग गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। कौन से दलित समाज के ऊपर के बारे में बताया गया है। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। यह उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेबाग लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह के बार धर्म परिवर्तन, पंडित संतराम के धार्मिक पाखंड और धम्म, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है, मेरा ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। लेखक ने उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। इस कहानी के लिए जो पात्र हैं प्रमुख, उसमें काली केंद्रीय पात्र है, ज्ञानू काली की प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची है, जस्सो ज्ञानों की माँ है, मंगू ज्ञानों का भाई है, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गाँव के हैं, छज्जू शाह साहूकार है, विशन दास डॉक्टर हैं और निहाली काली के पड़ोसी की ताई जीतू की माँ है, जीतू काली का दोस्त है, प्रीतो पड़ोस की चाची है, निक्कू प्रीतो का पति है, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर हैं, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतू पिता चन्ना राम और ठाकुरी माता का पुत्र है, बंतू सिद्धू काली के चाचा हैं, अमरू निक्कू का बेटा, दीनू गांव का कुम्हार, लच्छो लच्छो जो है प्रीतो की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा हो जाता है, नाहर सिंह संता सिंह का भाई है, नंद सिंह जाति बदलने वाला मुची है। बाद में इसका नाम राम दसिया पड़ गया था। नंद सिंह है, इसका नाम राम दसिया पड़ जाता है। पालो बुरा सिंह का लड़का है, ठाकरी नंद सिंह की पत्नी है और संत सिंह मिस्त्री वड़ई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाना और इसको हम जानेंगे विस्तार पूर्वक न पढ़कर सारांश के रूप में कविता इसको जानते हैं कि आगे धरती धन न अपना जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है। जगदीश चंद्र ने लिखा है, धरती धन न अपना, कोई भी धरती को धन बताया, कोई भी धन अपना नहीं है। उपन्यासकार जगदीश चंद्र है। प्रकाशन वर्ष पहला संस्करण 1972 राजकमल प्रकाशन में हुआ था। जगदीश चंद्र के बारे में जान लेते। जन्म 24 नवंबर 1930 के पंजाब के होशियार जिलों के घोड़ेबाग नामक गांव में हुआ है, इसलिए घोड़ेबाग नामक इसका जिक्र आता है। इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक की आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में कार्य किया है। इन्हें धरती धन्ना अपना उपन्यास पर पंजाब राज्य सरकार द्वारा सन 1972 की उत्कृष्ट कृति का 1000 रुपये का पहला पुरस्कार मिला तथा गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार नामक दूसरा पुरस्कार मिलता है। जगदीश चंद्र मार्क्सवाद से प्रभावित होने की वजह से परिवर्तन में गहरा विश्वास रखते थे। जगदीश चंद्र ने धरती धन्ना अपना 1972, नरकुंड में बास 1954 एवं जमीन अपनी तो थी 2001 में शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसी उपन्यास त्रयी की रचना की जिसकी आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग दलित मजदूर है। तो आप देखते त्रयी जिसमें 3 हुए, एक तो पहला हो जाता है धरती धन्ना अपना। त्रयी उपन्यास में इनके कौन कौन से आते हैं। धरती धन्ना अपना 1972 में, नरकुंड में बास 1964 में, जमीन अपनी तो थी 2001। ये 3 उपन्यास शीशों के अंदर एक ऐसी उपन्यास त्रयी, मतलब 3 उपन्यास लिखे, इनके याद रखिए। जगदीश चंद्र के धरती धन्ना अपना, नरकुंड में बास, जमीन अपनी तो थी, ये 3 त्रयी उपन्यास के रूप में जाने जा रहे हैं।
और इससे भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग जो दलित मजदूर है उसके बारे में पता चलता है। इनके सभी उपन्यास कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए जल्दी से। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, मुट्ठी भर कांकर 1976, कभी न छोड़े खेत 1978, टूंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बास 1994, जमीन अपनी तो थी 2001 में आया। इनके कुल 9 उपन्यास ही प्रकाशित हो पाए हैं। कहानी संग्रह पहली रपट 1981 में है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए इनके कौन कौन से होते हैं। इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से लेखक ने इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से में लेखक ने लिखा है। मेरी ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज ही है। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब क्षेत्र के घोड़ावाह गांव के दलितों की कहानी है। घोड़ावाह जो गांव है उसके दलितों की कहानी है जो होशियारपुर में है। यह उपन्यास काली और ज्ञानो नामक 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द ही बुना गया है, जिसमें के माध्यम से तत्कालीन दलित समाज की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार दलितों के शोषण करती है, पोषक इस उपन्यास द्वारा रूबरू होता है। इस उपन्यास का लेखन सन 1955 में शुरू होता है। 1955 में शुरू हुआ पर बीच में कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद रहा। फिर लेखक ने अपने मित्र सोम आनंद की प्रेरणा से दोबारा इस उपन्यास का लेखन कार्य चालू किया। सन 1968 में इसकी रचना पूरी हो गई थी तथा 1972 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। लेखक ने इस उपन्यास को अपने मित्र सोम आनंद को समर्पित किया है। समर्पण के पृष्ठ के उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है वो देख लीजिए। सोम आनंद को जिनके सहयोग से मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो ये बात अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं जिसका नाम सोम है। और इस उपन्यास में कुल मिलाकर 49 अध्याय हैं। कितने 49 अध्याय हैं। पात्र कौन कौन सी है जल्दी से देख लीजिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया काली होती है। कालिदास धरती धन्ना अपना उपन्यास का नायक है। यह हरी दलित समाज चमार जाति से संबंध रखता है तथा उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकारों के अत्याचार व शोषण से पीड़ित है। ज्ञानू जस्सों की बेटी व मंगू की बहन है। मंगू चौधरियों की चापलूसी व गुलामी करता है। वहीं ज्ञानू कोई भी अन्याय सहन नहीं करती और काली से प्रेम करती है। नरसिंह दलित समाज का एक गरीब पात्र है जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान है। चौधरी हरनाम सिंह चौधरी वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। वह क्रूर शोषक स्वार्थी तथा सामंती विचारों का पोषक है। उसमें हमेशा चमारों के प्रति उपेक्षा ही की भावना भरी रहती है। डॉक्टर किशन दास डॉक्टर विशन दास किताबी कम्युनिस्ट का प्रतीक चरित्र हैं। दवाइयों की दुकान है। इसमें बोलने की बड़ी आदत है। इन्हें बोलने की जो है बहुत बड़ी आदत है। छज्जू शाह बनिया संप्रदाय का प्रतिनिधि चरित्र है। गांव में चौधरियों और दलितों दोनों से उसका मधुर संपर्क है। अच्छा संपर्क कॉन्टैक्ट है। अच्छा रिलेशनशिप है। अन्य दलित चरित्र हैं मंगू ज्ञानों का भाई, काली की चाची प्रतापी हैं तथा पड़ोसी निक्को प्लूतो आदि हैं। इन सब के अतिरिक्त भी कुछ पात्र हैं जो निम्न हैं। जस्सो ज्ञानू की माँ है। निहाली पड़ोसी है। जीतू निहाली का पुत्र है। मुंशी शिवराम मास्टर हैं तथा पंडित संतराम आदि ऐसे कई पात्र अन्य भी मिलेंगे। कथा वस्तु क्या है। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रमाणिकता के साथ चित्रित किया है। काली गाँव के अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हार कर शहर की ओर भागता है, लेकिन अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उन्हें 6 वर्षों बाद फिर से उसी गांव में खींच लाता है। वह कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाह लौटता है। उपन्यास की कथा वस्तु काली के घर लौटने की घटना से शुरू होती है। रास्ते में अपनी चाची को लेकर उसके मन में कई शंकाएं दिखती हैं, पर चाची को जीवित पाकर उसका मन आनंद में झूम उठता है। वर्षों बाद काली को गांव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। काली कुछ पैसे कमा कर ले आया है तथा अपना मकान बनाना चाहता है। छज्जू शाह की बात से उनकी आंखें खुल जाती हैं। छज्जू शाह कहता है
कालिदास, जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो वह ज़मीन तुम्हारी नहीं है, वह श्याम लाल की ज़मीन है। जब तक तू या तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे, ज़मीन का यह टुकड़ा रिहाइश के लिए तुम्हारा है। बाद में उसका मालिक गांव होगा। पृष्ठ 55। कुछ समय बाद उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं और उसका मकान बनाने का सपना टूट जाता है। काली कई जगह अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी जाति के लोगों को संगठन बनाता है, किंतु जमींदारों के सामने उसका संगठन टिक नहीं पाता। इस उपन्यास का मुख्य केंद्र काली और ज्ञानों की प्रेम कथा रहती है। काली का गांव में जमींदारों के प्रति विद्रोही आवाज़ उठाना ज्ञानों को पसंद आता है और वह उसके प्रति आकर्षित होती है। उधर काली भी उसकी सुंदरता निर्भीकता देखकर उसको पसंद करने लगता है कि वह बिल्कुल निडर लड़की है, उसकी सुंदर भी है और इसलिए वो पसंद करने लगता है। ज्ञानों के परिवार वालों को इसका बात का पता चल जाता है तथा वो लोग दोनों की शादी की मंजूरी नहीं देते। काली ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है, किंतु पुलिस के डर से ऐसा भी नहीं कर पाता। दोनों का प्रेम बहुत आगे बढ़ जाता है। ज्ञानों गर्भवती हो जाती है। ये जानकर ज्ञानों की माँ अस्सु उसे गर्भपात के लिए कई प्रकार की दवाई बनाकर पिलाती है, किंतु जब भी कोई दवाई असर नहीं करती तो वह उसे संख्या जहर खिलाकर उसे मार डालती और काली भी गांव से गायब हो जाता। इस तरह जो उसकी जहर खाने से ज्ञानों की मौत हो जाती है और काली भी गांव से भाग जाता है। यह भी उपन्यास के अंत में पता चलता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश कुएं में पड़ी मिली है, लेकिन कोई उसका पता लगाया नहीं जा सकता है। तो उपन्यास का आरंभ काली के गांव लौटने की सुखद घटना से होता है और अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद काली का गांव छोड़ भाग जाने से अंत हो जाता और ये नहीं पता चलता है वो लाश किसकी है। धरती धन्ना अपना का अंत गोदाम की तरह त्रासद है। सब कुछ हार कर और लुटा कर काली एक अज्ञात बेबान में गुम हो जाता है। उसके अधूरे मंसूबों की हत्या उतनी ही कष्टदायक है जितना होरी का करुण अंत। इसकी समीक्षा पे हम देख सकते हैं काली की पराजय, उसके अधूरे मंसूबे, उसका मोहभंग, गांव से उसका प्रत्यावर्तन, डूबते को तिनके का सहारा जैसा उसका धर्म परिवर्तन को तैयार होना और फिर भी खाली हाथ रह जाना, चमादड़ी के नरक का बरकरार रहना, सब कुछ एक संवेदनशील पाठक को गोदान की ही तरह मायूस कर सकता है और कर रहा है। परंतु सवाल इस मासूम मायूसी का नहीं, सवाल यथार्थ रूप में पहचानने और ग्रहण करने का है। होरी और काली जैसे अभिशप्तों की जिंदगी में कोई नया रंग आए। चमादड़ी चमारों का मोहल्ला और उसे जैसे हिंदुस्तान के करोड़ों नरक ध्वस्त हो। जड़ता, जाहिली और दरिद्रता के अंधकूप से साधारण जन, अछूत औरत, किसान और तमाम शोषित मनुष्यता उबर सके, वे अपनी मुक्ति की राह खोज और पहचान सके, उस मुक्ति को पा सके। ये सब झाड़ू की छड़ी घुमाने माथ से दलित मनुष्यता पर करुणा के आंसू बहाने से या उसकी मुक्ति के लिए सदिच्छाएं पालने से नहीं होगा। यह एक सामूहिक यज्ञ है धरती के दुखियारों का और उनके दुख के उनकी शक्ति के रूप में उनकी आंखों के सामने भास्वर करने वाली हम लोगों को, जिनकी इस दुख में शिरकत है। गोदान व धरती धन्ना अपना प्रयास है। इस यातना को वो समझने और उजागर करने का लड़ाई लंबी है, परंतु उसे मिलजुल कर लड़ना है। उजाला है परंतु सख्त अंधेरा पार करके, बकौल रमेश रंजक की तरह। क्या कहते हैं बकौल, जो इनका एक बकौल है, एक झीना उझास सख्त अंधेरे के पार है, स्याही के इस पहाड़ के पत्थर तरावशिए। जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना उपन्यास के पात्रों और घटनाओं के संबंध में आधुनिक हिंदी उपन्यास में लिखते हैं। घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा था। इस उपन्यास के पात्रों से मेरा बहुत गहरा संबंध था। हाँ, सवर्ण जातियों के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत ज़रूर हुई, क्योंकि उनका अपना एक अलग विशाल समाज भी था। उनके पूरे व्यक्तित्व को पेश करने से उपन्यास के बिखर जाने का डर था, इसलिए मैंने उनके
जीवन का वही पक्ष लिखा जिसका हरिजनों के सामान्य जीवन से सीधा संबंध था। भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं। भाषा के स्तर पर यह उपन्यास पढ़ना एक लाजवाब अनुभव रहा। गाँव के लोगों की सोच का सादापन और और बोली का अक्खड़पन दोनों को संवादों में बेहद खूबसूरत तरीके से उभारा गया है। जैसे बड़ा काया आदमी है, उसकी छूत छात पानी और रोटी तक ही है। एक बार उसके हाथ में दूध की गड़वी थी। मेरा जी चाहा कि दूध मिल जाए तो चाय बनाकर पीऊँ। मैंने जानबूझकर उसे छू दिया। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रही, बस उम्मीद पर कि वह दूध फेंकने लगेगा तो मिन्नत करके कहूँगी कि मुझे दे दो। लेकिन उसने दूध की गड़की मंदिर के दरवाजे पर रख दी और अंदर से घास का तिनका लाकर उसमें डाल दिया और दूध उठाकर घर चला गया। कहीं प्रसन्ननी फिर बोली, वह घास के तिनके से हर चीज़ शुद्ध कर लेता है। तिनके से शुद्ध न हो तो मंत्र फूंक कर शुद्ध कर लेता है। इस उपन्यास के चरित्र लगभग सभी दलित वर्ग एवं ग्रामीण माहौल से हैं, अर्थात लेखक ने भाषा के स्तर पर लोक भाषा का प्रयोग खुलकर किया है। अब सवर्ण या अन्य वर्णनात्मक प्रसंग आते हैं तब खड़ी बोली का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर अब कथन देख लेते हैं। कथन क्या क्या है। तरसेम गुजराल लिखते हैं, प्रेमचंद ने गोदान में होरी के छोटे किसान से भूमिहीन मजदूर के रूप में परिवर्तित होते दिखाया है, जबकि जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन्ना अपना में भूमिहीन दलित सामने आया है। पुष्पपाल सिंह ने कहा है, मेरी दृष्टि में प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन का अत्यंत सशक्त और प्रामाणिक चित्र जिन चंद लेखों में प्रस्तुत किया उनमें जगदीश चंद्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हैं वो जान लेते हैं। गांव में चमार होना तो सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। 2 कौड़ी का मालिक काश्तकार अपने चमार की छठी का दूध पिला देता है। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है। मुझे कोई भी चमार कहे तो गुस्सा आ जाता है। नंद सिंह काली से कहता है, वही पृष्ठ 190 पे, काली तू तो इस गांव से चला गया था, दोबारा इस नर्क में क्यों आ गया। धरती धन्ना अपना पृष्ठ 30 जीतू का कथन है। वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो उगे नहीं, पगला तू कुछ भी बन जा लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से ही बनती है। अगर चमार कहलवाना पसंद नहीं तो किसी और माँ के पेट से जन्म लिया होता। बसंत पृष्ठ 200 पे, अनाज की तो बोरियां भिजवा दूं, लेकिन सवाल यह है कि रिश्ते का अमर चमार ईसाई बिरादरी में शामिल हो गए होते तो हमारा मिशन इन पर फाके की कमी नौबत न उठाने देता। बॉयकट के समय भूख में तड़प रहे चमारों के चूल्हा जलाने के लिए काली का पादरी से अनाज मांगने जाने पर पादरी का कथन था कि तुम अगर ईसाई बन गए होते तो तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। गांव भर में चमार बहू बेटियों से चौधरी आटों का अवैध संबंध देखने को मिलता है। चौधरी हरदेव लच्छों का शारीरिक शोषण करता है। बेचारी लच्छू अपनी परिवार वालों से पेट की आग बुझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाकर बदले में कुछ ना पाती। माँ घर से आटा उधार मांगने गई तो आटा ले आई, अमरूद दक्चा बेचकर आए तो गुड़ दोनों ले आया, लेकिन वह अपना सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ वापस आ गई। पृष्ठ 103। बाणभट्ट के आश्रयदाता श्री हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी को आता है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों की बहुत ही कुशलतापूर्वक ढंग से इस उपन्यास को दिखाया। कथा आधार ग्रंथ हर्षचरित है। बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र नारी सम्मान की समस्या है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है। इस उपन्यास में द्विवेदी की प्रेम की नारी दोनों की प्रति भाव वेदना उपन्यास अतिरिक्त प्रेम चित्रित किया है। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में सबल नैतिकता पर बल दिया है कि व्यक्ति के अति 1 मिनट बच्चों।
यहीं पर हमारा जो उपन्यास है वो समाप्त हो रहा है बच्चों। हमें बाण भटका नहीं पड़े, बाण भटका गया था। ये यहाँ पर हमारे जो जितने भी हैं यहाँ पर उपन्यास समाप्त हो गया। तो आप लोगों ने बच्चों क्या जाना है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास की अपने गांव घोड़ेवान लौटने से होता है और उसकी एक चाची पितापी रहती जिससे इसका पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी शैशवावस्था में हो गई थी, जब वो छोटा था तभी हो गई थी। उपन्यास का अंत काली की प्रेम की त्रासदी से होता है, जहाँ ज्ञानू गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता बल्कि उसकी जहर देकर मार दिया जाता और अंत में काली का अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। ये चीज़ें आपने इसमें देखी और ये जानी किस तरह का चीज़ें यहाँ पता चलती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूंजीवती समाज के बारे में दिखाई जा रही हैं कि पूंजीवती और ज़मींदार हमेशा मेहनतकश और प्रोलतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब प्रोलतारी तबके में इनकी इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता चल रही हैं। चलिए, ये उपन्यास यहीं पर ख़त्म होता है। इस तरह से हम अगले वीडियो में आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।